नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे एक बार फिर से हम हाजिर हैं बाबा के साथ चर्चा करेंगे। बिहार में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज बिहार में कई तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि बदलाव कैसा? क्या एक बार फिर से सियासत में क्या नया मोड़ लेने वाला है बिहार या फिर कुछ और है? आज जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर, और इस बैठक में फैसले कई तरह के नीतीश कुमार ले सकते हैं। कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिन पर एनडीए गठबंधन में जो नेता जाएंगे वहां पर बैठने के लिए, जो मीटिंग में शामिल होंगे उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत होगी। बिहार में आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह की यात्रा से एक विरोधाभास जदयू के अंदर बना रहा। जदयू में नीतीश कुमार की खामोशी और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जो बयान लगातार लिए जा रहे थे, इन बयानों से स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कल जहां एक तरफ बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, लालू प्रसाद यादव, जो उनका एक कोर वोट बैंक था, एमवाई समीकरण, इस समीकरण को साधने के लिए शहाबुद्दीन परिवार को एक बार फिर से आरजेडी में शामिल करा लिया। उनकी शहाबुद्दीन की जो पत्नी थी हैना साहब, उनको आरजेडी में शामिल कराया, तो वहीं बेटे उनके ओसामा, उनको भी शामिल कराया। 2024 में आपको याद होगा यही हैना साहब निर्दलीय चुनाव में लड़ने जब उतरी थी, तो इनके कंधे पर वो भगवा रंग का पट्टा देखकर लग रहा था कि ये शायद जनता दल यूनाइटेड नहीं तो एनडीए गठबंधन में किसी पार्टी में जा सकती हैं, भाजपा की तरफ भी जा सकती हैं। हालांकि हुआ कुछ ऐसा नहीं, और ये भगवा और अचानक से भगवा से हरा गमछा इन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। तो ये लालू प्रसाद यादव के पीछे इसकी कई तरह की रणनीति होती है। वही नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कल ईशान किशन के पिता को भी शामिल कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव एक साथ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश और लालू एक साथ कुछ ना कुछ प्लान जरूर बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे बाबा के साथ। बाबा हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा, नीतीश और लालू एक साथ प्लान बना रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए रत्नेश, आपने बड़ा ही अच्छा बात कहा कि लोकसभा चुनाव में आज से 5 महीने पहले हिना साहब भगवा लेकर के घूम रही थी, मंदिर में जाकर के शामिल हो रही थी, आरती में शामिल हो रही थी। जी। अचानक से उन्होंने हरा गमछा क्यों पहन लिया? हम्म। हम इस बात को बताएंगे। हम यही इस नोट को छोड़ के आगे की बात बता रहे हैं जी कि जी। आपने जितनी भी बातें कही है कि दोनों की स्ट्रेटजी एक जैसी है, क्या दोनों मिल करके कोई प्लानिंग बना रहे हैं? तो हम्म। एक बात तो आप समझिए, देखिए हम ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या हम्म। हमसे कह करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम्म। लेकिन हम पत्रकार बॉडी लैंग्वेज और उनके 4 दशक के राजनीति को लेकर के हम हम्म। जो आकलन करते आए हैं, उस हम्म। आकलन में बहुत हद तक हम सफल होते आए हैं, और यही कारण है कि हम उन चीजों को जोड़ करके, कड़ियों को जोड़ करके एक जो होने वाली बातें हैं हम्म। उसके विषय में अंदाजा लगाते हैं। जी। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहानी कुछ और कह रही है, और खास करके मीसा भारती का जो बयान था हम्म। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मीसा भारती ने साफ तौर पे कहा है हम्म। कि नीतीश कुमार जब 2 बार पलटी मार सकते हैं तो जी। तीसरी बार की गारंटी कौन लेगा? हम्म। इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं ना जी। कि ये कितना महत्वपूर्ण बात है, और इस बात के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। जी। इस कहानी का दूसरा पहलू है कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव हम्म। जब विदेश जा रहे थे, हम्म। आज से 1 महीना पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो हम्म। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमलावर थे। हम्म। लेकिन विदेश से लौटने के बाद हम्म। और लालू प्रसाद जब दिल्ली प्रवास करके लौटे हैं, तब हम्म। से हम्म। एक तरफ नीतीश कुमार की बोलती बंद है, यानी बोलती बंद का मतलब कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, हम्म। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद एक्शन में नजर आ रहे हैं, जी और तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार पर हमला बंद कर दिया है। जी। जी जी। ये इस कड़ियों को अगर आप जोड़ते हैं तो बहुत कुछ कहानी नजर आती है। अब हम्म। तत्काल की बात समझ लीजिए, कल ही की बात, 24 घंटा पहले क्या हुआ, और हम कल जो खबर कर रहे थे कि 24 घंटे के अंदर क्या होगा, इन हम्म। दोनों खबरों को आप ऐसे मिला सकते हैं।
कि 24 घंटा पहले दोनों एक साथ हम्म, एक ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं जो बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगी। पहला, जो हिना साहब वाला बात आपने कहा, जी, अपने पुत्र के साथ वो फिर से वापसी कर देती हैं राजद में, जबकि तलखियां कितनी थी इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जी, इसके अलावे दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों के बयान भी आप नोट कीजिए। संजय झा, जो कि कहा जाता है कि वो प्रो भाजपा है, भाजपा के तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है, और दोबारा जो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वापसी किए, उसमें संजय झा की भूमिका बहुत बड़ी थी। इसके साथ साथ ललन सिंह की भी उसमें भूमिका रही। जी, ललन सिंह ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जिस तरह से पाखंड की राजनीति लालू प्रसाद करते हैं, भ्रष्टाचार में सजा उनको हुई है, और वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, इस पर सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का बयान आया कि हम उनकी बातों को नोटिस नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ भी एक पेच है, वो पेच भी हम आप याद रखिएगा, इस पेच को भी हम अंत में सुलझाएंगे कि इसके पीछे ललन सिंह और तेजस्वी यादव के इस बयान के पीछे पेच क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार कैलकुलेट करके कागज पे लिख के कोई फैसला नहीं करते हैं, या उनके फैसलों के बारे में आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। जी, बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जिनका पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, नीतीश कुमार का पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो एक तो ये हो गई। दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा था कि शहाबुद्दीन परिवार तो ज्वाइन किया ही, इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल को टक्कर दे सकते हैं, प्रणव पांडे की ज्वाइनिंग होती है, जो ईशान किशन के पिता हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा होगा कि इसके कारण क्या है। तो भूमिहार समाज को अपने पक्ष में लाने की बात चल रही है। हालांकि ऑलरेडी पहले से भूमिहार समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले ललन सिंह उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रणव पांडे को ज्वाइन कराया जाता है, और ज्वाइनिंग भी बड़ी भव्य तरह से होती है। आपने तो कल बात भी उनसे किया था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज जो नीतीश कुमार मीटिंग करने वाले हैं, इस मीटिंग में नीतीश कुमार एनडीए के घटक दलों के पक्ष जानेंगे। जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और जिस तरह से खास करके नीतीश कुमार के दिल के करीब रहने वाला दो मुद्दा, एक मुद्दा शराबबंदी वाला और दूसरा मुद्दा बिजली वाला, स्मार्ट मीटर वाला, जी, ये दो मुद्दे केंद्र और बिहार दोनों सरकार के लिए बहुत बड़े हैं। जी, उसी विभाग में आपने देखा होगा कि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की किरकिरी जमकर हो रही है। अवैध शराब, काले बाजार, इन सब पर नीतीश कुमार पूरी तरह से घिरे हुए हैं। तो वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर के भी अब नीतीश कुमार पूरी तरह से घिर गए हैं, और इसी विभाग के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ हो रही है। और इसके बाद नीतीश कुमार का वो मीटिंग बुलाना, जिसमें एनडीए के घटक दल, खास करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल में आप जानते हैं कौन कौन लोग हैं। जी, 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 चिराग पासवान को इन सब बातों से कोई लेना देना है नहीं। संभावना तो यही व्यक्त की जा रही है कि वो खुद शामिल भी नहीं होंगे इसमें। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, एक और हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि गैया घर के लेखा कौन बा, जो मिल गया है वो मिल गया है। अब उससे ज्यादा ना उनको मीटिंग में शामिल होने, चिल्लाते रह गए नीतीश कुमार से कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार में बनाने के लिए। कहाँ बना कोऑर्डिनेशन कमेटी? नहीं बना। तो आज जो नीतीश कुमार ने बुलाया है, ओवरलैप किया है नीतीश कुमार ने, और ओवरलैप करके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी एनडीए में अब तक नहीं बन पाई है, जिसकी मांग कर रहे थे जीतन राम मांझी, आज नीतीश कुमार उस मीटिंग को करके ये दर्शाना चाहते हैं कि वो बड़े भाई हैं। वो चेक भी करना चाहते हैं कि वो बड़े भाई के रूप में स्वीकार्य हैं या नहीं है। मीटिंग बुलाया है, कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और मीटिंग में नीतीश कुमार जिस तरह के बयान हो रहे हैं एनडीए घटक दलों के द्वारा, उनको लेकर के भी एक स्ट्रेटजी के तहत आने वाले चुनाव की बात करेंगे। संजय झा ने उस पर इशारा किया है कि हम अभी तो जो चुनाव है उसको लड़ ही रहे हैं, हम 2024 के चुनाव की तरह एकजुट होकर के और 2025 में भी लड़ना चाहते हैं।
लेकिन क्या नीतीश कुमार लड़ना चाहते हैं, ये सवाल उठता है। जी। क्या नीतीश कुमार का जो ताप है, कोप है, उस कोप और ताप में एनडीए के बाकी के घटक दल चलना चाहेंगे? ये सभी बातें आज के मीटिंग में तय होंगी। लेकिन इन सब से इतर आप याद कीजिए कि भाई वीरेंद्र ने क्या बयान दिया था। जी। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि हमसे संपर्क में हैं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के नेता हैं। ये बात तब उन्होंने कही थी जब गिरिराज सिंह के यात्रा की कोई चर्चा नहीं थी रत्नेश। तब भाई वीरेंद्र ने कहा था कि नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के नेता हैं और सेकुलरिज्म से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गिरिराज सिंह की घटना और उस घटना पर नीतीश कुमार की टीम की नाराजगी साफ साफ दिख रही है। इसके बाद आरक्षण वाला मुद्दा, जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार में रहते हुए, सरकार का हिस्सा रहते हुए नीतीश कुमार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो आरक्षण का सीमा बढ़ाना चाहते थे, बिहार में 2025 के चुनाव में उसका लाभ लेना चाहते थे, वो तो उनको मिला नहीं मिला, बिल्कुल। इसके अलावे जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया। अब जातीय गणना होगी या जनगणना होगी तो वो 2025 के चुनाव के बाद होगी, क्योंकि 28 में परिसीमन होना है, उससे पहले जनगणना कराने की बात कही जा रही है। हाँ, बीजेपी अभी तैयार भी नहीं है जनगणना कराने की। जो परिसीमन की बात है, इस परिसीमन के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन सब चीजों के लिए पहले से स्ट्रेटजी बनानी होगी और ये होना 2028 में है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिस तरह की स्ट्रेटजी अपना रही है, और आपने देखा होगा कि नीतीश की बेचैनी बढ़ने और मीटिंग बुलाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो 3 मुद्दों पे है। पहला, एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है। जिसको जो मन में आ रहा है वो बयान दे रहे हैं, और खास करके नीतीश कुमार के जो दिल के सबसे करीब है, 7 निश्चय योजना हो, शराबबंदी हो या फिर स्मार्ट मीटर वाली बात हो, इन सब पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनको बचाने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से गिरिराज सिंह वाला एपिसोड सामने आया है, उसको लेकर के भी भाई वीरेंद्र ने पहले से ही कह दिया था कि समाज को बांटने वाली लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। वहीं मीसा भारती आज के डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो इस बात को कह रही हैं कि पलटी मारने को लेकर के कौन गारंटी देगा। गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद नीतीश की नाराजगी, ये एक बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी एक बराबर है। एक तरफ जहां सवर्णों में कुछ खास वर्ग के जो पहले से भी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, जैसे भूमिहारों की बात करें तो वो साथ रहे हैं, उस समाज को अपने तरफ जोड़ने की बात चल रही है। इसके अलावे नीतीश कुमार को ये पता है कि प्रशांत फैक्टर किस तरह से काम कर रहा है, और उसके बाद से आरसीपी फैक्टर भी कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की उपज हो सकती है। मैंने आपको आपके साथ खबर करते हुए ये बात कही थी कि आरसीपी सिंह को जिस तरह से 2024 में यूज करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, और यूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया था, वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। जैसे आप समझिएगा कि आप मोटरसाइकिल से चलते हैं और आपके पास कार आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? आप तो कार से सवारी कीजिएगा, क्योंकि पूरी फैमिली उसमें गर्मी और बरसात दोनों समय में सुरक्षित सफर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरसीपी सिंह वो मोटरसाइकिल थे जिसका यूज करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डैमेज करना चाहती थी, गंतव्य तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन नीतीश के आने के बाद उनकी उपयोगिता खत्म हो गई और नीतीश कुमार ऑटोमेटिकली एक उपयोगी व्यक्ति थे जिसका यूज भी उसने किया। इसके अलावा नीतीश कुमार पर हमले की जो बात हमने की, सबसे बड़ी बात कि पिछले एक सप्ताह के भीतर जो अचानक से परिवर्तन हुआ है, ये आपको याद होगा, कल ही हम लोग गए थे, सम्राट चौधरी ने एक आयोजन किया था। उस आयोजन में हम लोग गए थे, काफी भीड़ थी, लगभग हमको लगता है कि कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं था और मीडिया घराना नहीं था जो नहीं पहुंचा था। सभी लोग पहुंचे थे, और जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के वो भी लगभग पहुंचे ही थे। तो इन सभी बातों को लेकर के ये पूरी तरह विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की पार्टी थी, याद रखिएगा। इसमें कोई बाहरी लोग शामिल नहीं थे, न किसी अन्य दल के लोग थे। इसमें टोटल या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या फिर पत्रकारों को बुलाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके साथ साथ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम भी जब गए थे तो काफी सजा धजा हुआ वो आवास नजर आ रहा था। रास्ते बदल गए थे, पहले जी लोग उधर पीछे के रास्ते जाते थे, इस बार आगे के रास्ते जाते हैं। अब कौन पीछे का रास्ता था कौन आगे का रास्ता था ये भी कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इस मकान में उनके शिफ्ट होने से पहले जो विवाद हुआ था कि वो एसी कबाड़ के ले गए हैं, हाइड्रोलिक जो बेड था उसको लेकर के चले गए हैं, टोटी कबाड़ लिया है, टोटी तोड़ दिया है, ये सभी बातें चल रही थी, जिसका पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड खेमे के मंत्री हैं भवन निर्माण जी जयंत राज, उन्होंने साफ इनकार किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दिया है। अब बचा इसके लिया मायने जाए। क्या निकाले जाए, जी ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गच्चा हो सकता है कि आने वाले समय में पड़े, और गच्चा किसको किसको मिलेगा ये भी बड़ा दिलचस्प बात होगी। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की राजनीतिक स्टाइल लगभग एक समान है, दोनों जेपी आंदोलन के उपज हैं और दोनों जानते हैं किस तरह से समाजवाद और सत्ता में बैठी सरकार को घेरा जाता है, क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस राज कर रही थी और उस सरकार को जमीन पे ला के पटक दिया था जेपी आंदोलन ने। एक बार फिर से 10 साल पुरानी नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के स्ट्रेटजी अगर दोनों एक साथ बना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं घातक होगी और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को गच्चा लग सकता है, क्योंकि देश भर में एक नेक्सस बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा विरुद्ध गैर भाजपाई दल, और अगर इसमें सफल होते हैं और स्ट्रेटजी कहीं वही है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार से अलग उनके 12 में से 10 विधायक नहीं हो सकते हैं। एक दो की बात अगर कहें तो वो इधर उधर होने की सोच सकते हैं, वो भी तब जबकि उनको लाभ नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आप सीधी तौर पे समझिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी लालू प्रसाद दोनों की स्ट्रेटजी एक रास्ते पे चल रही है, एक पटरी पे चल रही है। गंतव्य तक वही ट्रेन जा सकती है जो दोनों पटरी पर अपना जो पहिया है वो रख के चलती है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात, आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।